अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है परफेरेंस कंट्रोल इंटरप्ट। ठीक है जी। ये परफेरेंस जो है ये डिवाइसेस को कहते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस जो भी होती हैं, जैसे यूएसबी है, कीबोर्ड है, माउस है, यूएसबी कोई फ्लैश ड्राइव है, कैमरा है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये परफेरेंस में आते हैं। ठीक है। तो इंटरप्ट क्या चीज़ होती है, ये हमने देखना है और समझना है। इंटरप्ट जैसे कि इसकी यानी जो हियत है लफ्ज की, इंग्लिश वर्ड में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है रुकावट, रुकना, रुकावट डालना, कुछ देर के लिए रुक जाना। ठीक है, ये सारी चीजें इसी एक लफ्ज का मुतबादल है। इसका मतलब है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई भी यूएसबी फर्ज करें अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, या कोई कैमरा अटैच करते हैं, तो फौरन जो है ना आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। डिटेक्ट करके तो चेक कर लेता है कि ये चीज़ जो है ना जो है फलां चीज़ मेरे साथ अटैच हो गई है। ठीक है। तो इंटरप्ट जो है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। हम पहले हार्डवेयर इंटरप्ट पे बात कर लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर पे। तो वो हार्डवेयर है जो हमने चीज लगाई है, मतलब यूएसबी लगाई, फ्लैश ड्राइव लगाई, तो फौरन कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट किया और बता दिया कि ये 1 GB, 2 GB, 4 GB या कोई भी जो भी फ्लैश ड्राइव मेरे साथ लगी है, तो ये आके मेरे साथ एक चीज जुड़ गई है। ठीक है। जब कोई चीज हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो एक मैसेज भेजती है कंप्यूटर को, बल्कि ये कहना चाहिए कि सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका प्रोसेसर है, उसको एक मैसेज भेजती है। ये मैसेज जो जाता है वो इंटरप्ट होता है। ठीक है। तो उसमें एक कुछ पिने, अगर आप उसको उल्टा के देखें तो चार उसकी पिने होती हैं। चार हों, छः हों, आठ हों, कोई चीज़ किसकी कितनी होगी, किसी की कितनी होगी, ये उससे गर्ज नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक या दो ऐसी होती हैं जिन्होंने मैसेज भेजना होता है। ठीक है। तो जब वो चीज़ जो भी हम डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो मैसेज भेजती है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको फौरी तौर पे जो है ना एक्सेप्ट करके, तो उसको डिटेक्ट करके वो वापस मैसेज भेजता है, पूछता है उससे, हाँ भाई कौन हो तुम, वो बताती है मैं ये हूँ ये हूँ, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो लेके तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो जब आपका कंप्यूटर प्रोसेसर जो भी है उस चीज को डिटेक्ट करके, तो यानी उसको इस्तेमाल के काबिल बनाता है। अगर कंप्यूटर जो है वो आपका प्रोसेसर जो है उस डिवाइस को ये कहे कि भाई 1 मिनट ठहर जा, पहले मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर लेने दो। ठीक है। और अगर दूसरी सूरत है कि वो फौरन ही उसको अपने काम छोड़ दे और उसको डिटेक्ट करके, तो जो है ना वो डिटेक्ट करके तो उसको इस्तेमाल के काबिल बना ले। दो तरह का है। ठीक है। अगर वो छोड़ के उसको, बाकी काम छोड़ के, तो उसको पहले डिटेक्ट करना शुरू कर दे, जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन चल रही है वो उसको वहीं पास करे और उसको पहले डिटेक्ट करे, तो हम उस जो है इंटरप्ट को कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और अगर वो जो कमांड उसकी जाए उस डिवाइस की, और प्रोसेसर उसको कहे कि 1 मिनट ठहर जाओ, मैं एक इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ, वो करके तो फिर आपको डिटेक्ट करता हूँ, तो वो जो है वो कहलाती है मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरप्ट में दो चीजें, इंटरप्ट में दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और हार्डवेयर में दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक मास्केबल इंटरप्ट और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अगर डिवाइस जो है
मैसेज भेजे और जो प्रोसेसर है वो बगैर वेट किए हुए उसको टाइम दे, तो वो नॉन मास्केबल होती है। और अगर टाइम अपनी चीज को पहले दे, उसको बाद में डिटेक्ट करे, तो वो मास्केबल होती है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इससे ये होता है कि जो भी आपकी पहले एग्जीक्यूशन होती है वो चंद सेकंड के लिए रुक जाती है, पाज हो जाती है। और वो जो डिवाइस आप लगाते हैं, तो वो यानी उसको यानी काम उस पे काम हो जाता है। फिर वो जैसे ही वो मुकम्मल हो जाती है, तो फिर प्रोसेसर वहीं से काम शुरू कर देता है जहां पे उसने छोड़ा होता है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में खुद से आप जब किसी चीज के लिए पास करते हैं, रोकते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन को, तो वो इंटरप्ट कहलाती है। मसलन आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बनाया, तो वहां पे अब यूजर से इनपुट लेनी है आपने। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए आप उसको रोकेंगे एग्जीक्यूशन को, और जब तक यूजर से इनपुट नहीं आएगी, तब तक अब आपका जो है ना प्रोग्राम वहां पे रुका रहेगा। तो ये इस तरह की जो इंटरप्शन है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्शन होती है। क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर कोई नहीं लगा, आपने खुद कुछ देर के लिए अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोका, वहां पे कोई काम किया और उसको फिर आगे परफॉर्म करने के लिए भेज दिया। तो जब हमने यानी यूज करेंगे इस तरह के, कोई इनपुट कीबोर्ड से लेंगे या कोई इस तरह से होंगे, तो फिर इंटरप्ट जो है वो यूज होगा। और इंटरप्ट की जो कमांड यूज होगी वो INT से यूज होगी, फिर इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल इसकी जो अपनी वैसी डेफिनेशन है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में खुद से आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंड के लिए रोकते हैं। चाहे आप कीबोर्ड से आपने उसको कोई इनपुट देनी हो, चाहे किसी भी वजह से आपको उसके थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए या एक आध मिनट के लिए उसकी एग्जीक्यूशन को रोकना पड़े, तो उसको रोकने का जो अमल है वो इंटरप्ट कहलाता है। रुकावट में जो रुकावट आती है वो इंटरप्ट कहलाती है। कि इंटरप्ट यानी किसी चीज ने उसको इंटरप्ट कर लिया है, रुकावट डाल दी है प्रोसेसर को अपने काम करने से। ठीक है जी। उसके बाद है जी अ, मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर इंटरप्ट में दो तरह के इंटरप्ट होते हैं। एक को NMI इंटरप्ट कहते हैं, सिंगल नॉन मास्केबल। ठीक है, सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो मैंने इसका आपको बताया कि ये वो इंटरप्ट होता है जब कोई डिवाइस इसके साथ लगेगी, तो ये बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आपका प्रोसेसर उसको टाइम देगा और उसको डिटेक्ट करेगा। तो अगर वक्त ना दे तो ये नॉन मास्केबल है, और अगर वक्त देगा तो फिर ये मास्केबल होगा। तो जो मास्केबल इंटरप्ट है वो INTR कहलाता है, INTR मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में मैंने वैसे बात कर ली है, लेकिन फिर थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो हमारी अपनी खुद खुद साख्ता इंटरप्शन होती है। जब हम उसको अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चंद सेकंड के लिए रोकते हैं, और रोकने के बाद उसको कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, या कोई इस तरह का कोई भी और काम या चंद सेकंड के लिए हमने करना होता है। तो या चंद सेकंड के लिए रोक के कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है। फर्ज करें कि एग्जांपल के तौर पे हमने एक लूप लगाया हुआ है, तो लूप में जब कोई फिगर 100 पे पहुंच गई, तो हमने उसको चंद सेकंड के लिए रोका और स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा दिया कि 100 हो गया जी। ठीक है, फिर जब 200 हुआ फिर उसको रोका, फिर 200 शो करवा दिया। इस तरह से कोई भी काम के लिए जब हम खुद साख्ता रोकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है जी आपका अगला टॉपिक आपके उसमें वो है इंटरफेसिंग विद हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंटरफेसिंग का मतलब है कि इस लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में ऐसी कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो इसमें कैपेबिलिटी है कि ये हाई लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। या मसलन आपने कोई एक फंक्शन सी में बनाया हुआ है, तो आप उस सी के फंक्शन को इस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उसके लिए कुछ जो है वो कमांड्स होती हैं जिनसे जो है ना वो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज के साथ हाई लेवल लैंग्वेज के साथ इंटरफेस कर सकती है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में सी इम्पोर्टेंस सी है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है। इस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। यानी आपने कोई भी फर्ज करें एक फंक्शन बनाया हो, कोई एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए या कुछ भी, तो उसको फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में स्टैक वाले एरिया में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा सारा ये फंक्शंस वगैरह होंगे। और जब उसकी जरूरत होगी तो उसको कॉल करेंगे, तो जो आपका कंपाइलर है उसको भी कंपाइल कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए चंद उसने शराइत और चीजें रखी हैं, तो वो इस आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आपके टॉपिक का हिस्सा ये है कि ये आया, ये जो लैंग्वेज है आपकी असेंबली लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज के साथ इंटरफेस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसका आसान सा जवाब है कि ये कर सकती है। उसके बनाए हुए फंक्शन जो है वो इसमें ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास जो टॉपिक है हमारा वो है रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन कौन सी होती है? रियल टाइम एप्लीकेशन ये होती हैं जो ऐसी एप्लीकेशन जिधर जो काम हो रहा हो उसी वक्त आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, उसमें इस टाइम करंटली सबसे अहम जो रियल टाइम एप्लीकेशन हमारे पास है वो ये हम जो जूम की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये रियल टाइम एप्लीकेशन इस टाइम चल रही है कि मैं इधर से बात कर रहा हूँ तो आप बच्चों को मेरी आवाज सुन रही है। ठीक है, तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन है। यानी एक साइड पे कोई काम हो रहा हो तो दूसरी साइड पे बर वक्त उसी टाइम जो है वो नजर आ रहा हो या उस पे यानी काम हो रहा हो। तो उसमें जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो अभी हम चल रही है, ऑनलाइन गेमिंग जो है ये भी रियल टाइम एप्लीकेशंस में आती हैं। कम्युनिटी स्टोरेज एप्लीकेशन, कम्युनिटी स्टोरेज एप्लीकेशन वो वाली एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हम अक्सर जो है जैसे गूगल ड्राइव पे हम डाटा सेव कर लेते हैं, तो ये स्टोरेज एप्लीकेशन होती है। तो कुछ ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो डायरेक्ट रियल टाइम कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो उसी टाइम जिनका रिजल्ट हमारे पास सामने आए विद इन नो टाइम। ठीक है, उधर से काम हो रहा हो, इधर से हम हमारे पास आ रहा हो, जैसे कोई मैच लगा हो तो हम देख रहे होते हैं, तो वो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है। कोई इस तरह की कोई और चीज़ हो, तो जैसे कोई एरोप्लेन उतर रहा होता है तो उसकी रियल टाइम आ जाती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी जो इस तरह की एप्लीकेशन हो जो जब वो काम हो रहा हो तो उसी टाइम हमारे पास उसका रिजल्ट आ रहा हो, तो वो जो है रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव्स असेंबली के। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सपेक्टिव्स। सीधी सीधी सी इनके जो ऑब्जेक्टिव और पर्सपेक्टिव्स हैं असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई भी हमारा काम जो है वो स्पीड अप हो सके। देखें, ये जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वो कंपाइलर होता है, उसके बाद असेंबलर यूज होता है, कंपाइल कंपाइल करता है, असेंबलर असेंबल करता है, फिर वो यानी दो तीन
होने के बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो लेकिन इसमें जो असेंबली है इसमें डायरेक्ट आप जो है कोड को, रजिस्टर्स को, मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। तो वाया प्रोग्राम, वाया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के और डायरेक्ट मेमोरी को जाके यूज करने के वो जितना फर्क पड़ता है वो इस हवाले से जो आपकी एप्लीकेशन है वो फास्ट तरीन होती है इसमें असेंबली लैंग्वेज में। बाकी जितने भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसमें वो स्पीड नहीं आ सकती जो हमारे पास इस असेंबली लैंग्वेज में आती है। लेकिन बहरहाल असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इस्तेमाल करनी, क्योंकि आम रूटीन के लफ्ज़ों से हटके होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो अल्फाज होते हैं, जो स्ट्रिंग यूज़ हो रहे होते हैं, वो हमारी समझ के मुताबिक होते हैं, हम उनको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अडॉप्टेशन जो है वो मुश्किल होती है। तो ऑब्जेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के हैं वो सबसे ज़्यादा यही है कि इसमें काम जो है, एप्लीकेशन जो है वो गियर अप हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू असेंबलर एंड डीबगर्स। ठीक है जी, असेंबलर्स क्या होते हैं और डीबगर्स क्या होते हैं। असेंबलर जो है, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे हमने कोई भी असेंबली का प्रोग्राम लिखा, तो असेंबलर क्या करता है, उस जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको असेंबल करके तो मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर दे, वो वाले प्रोग्राम जो है वो असेंबलर्स कहलाते हैं। तो फिर डीबगर कौन से प्रोग्राम होते हैं। डीबगर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो जो हमने टेक्स्ट अपना सॉफ्ट यानी प्रोग्राम लिखा होता है, उसमें जो हमारी गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, उनको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। वो वाले टूल्स प्रोग्राम जो हैं वो डीबगर कहलाते हैं। डिबगर क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा होता है उसमें जो हमसे गलतियां हो गई होती हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और मुख्तलिफ यानी जहां जहां उसको नजर आएगी वो वहां वहां उसको पॉइंट आउट करेगा और हम उसके मुताबिक पे कोशिश करेंगे कि उनको रिपेयर कर लें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो आसान तरीके से रन अप हो सके, चल सके उस बगैर एरर्स के। क्योंकि जब तक एरर्स होंगे तब तक आपका जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो नहीं चल सकेगा। ठीक है, उसके बाद है जी मैनिपुलेट एंड ट्रांसलेट मशीन एंड असेंबली कोड। ठीक है जी, ये मैनिपुलेट एंड ट्रांसलेट मशीन एंड असेंबली कोड, एक्चुअली ये इसमें जो ज्यादातर मामला हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। जो असेंबली कोड तक तो ठीक है, लेकिन जो ट्रांसलेट है, मैनिपुलेट एंड ट्रांसलेट जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। लेकिन फिर भी असेंबलर हमने एक मिनट पहले ही यानी कर लिया है कि असेंबलर जो है वो ऐसा टूल है जो असेंबली के कोड को मशीन कोड में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो जब मशीन कोड बन जाता है तो उसके बाद एक लिंकर होता है। वो लिंकर सी लैंग्वेज में होता है। जब आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि लिंकर ने इसको यानी लिंक्ड कर दिया है, ये वो इस तरह की ना दो तीन स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही होती है। तो लिंकर जो है वो उसको कनेक्ट कर देता है हमारे उस प्रोग्राम को उसके उसमें एक्जी में। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनती हैं उस सी से एक्चुअली जो इसका होता है ना असेंबली का, इससे जो चीज बनती है वो बनती है कॉम फाइल बनती है। ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन कॉम होती है। लेकिन जब हम सी से बनाते हैं तो इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो एक्जी फाइल बनती है। ठीक है, तो जो लिंकर होता है वो क्या करता है, उसको जो मशीन कोड होते हैं उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में तब्दील कर देता है, यानी उसकी एक्जी फाइल बना देता है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन इसकी होती है जो असेंबलर और लिंकर मिलके
इसको ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन कोड में। ठीक है, आगे आपका जो टॉपिक उसमें लिखा हुआ है वो है जी, डिस्क्राइब एक्शंस इनसाइड द प्रोसेसिंग चिप। चिप के अंदर जो है वो एक्चुअल प्रोसेस जो है वो पूछ रहा है कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर में जो एक जब प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में, तो प्रोसेसर में चार तरह के जो है वो प्रोसेस होते हैं। नंबर एक फेच होता है। ठीक है, यानी डाटा लेके आ रहा होता है मेमोरी से। जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ तो फौरन फिर प्रोसेसर का काम शुरू हो जाता है, वो मेमोरी से डाटा लेके आता है, उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, उस पर जो भी काम होना है। डिकोड करने से मुराद ये होती है कि उसको देखता है कि मुझे क्या हुक्म दिया गया है। ठीक है, तो जो हुक्म मिला होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और जब एग्जीक्यूट कर देता है तो फिर उसको रिटायर या कंप्लीट कर देता है। यानी फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एंड कर देता है। ये चार जो काम है वो प्रोसेसर के अंदर स्पीड हो रहे होते हैं। फेच का मैंने आपको बता दिया है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करता है मेमोरी से। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका करना होता है, जो जैसे हम फर्ज करें कहते हैं कि जी डाटा जो है यहाँ से लेके ये यहाँ से उठाओ और इसमें रख दो, तो उसके पास ये इंस्ट्रक्शन हमारी होती है कि ये डाटा इसमें मूव करना है, तो वो डाटा उसको मूव कर देता है। ठीक है, तो ये चार काम जो आपके प्रोसेसिंग चिप में मुसलसल हो रहे होते हैं। उसके बाद है जी डिस्कस डिस्कस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है जी, डिस्कस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन सेट, ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट है आपके जो कोर्स की आउटलाइन की हमारे पास। तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या करती है। तो ये कहता है कि डिस्कस करें ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट जो है मसलन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। यानी अगर फर्ज करें हमने एक 10 लाइनों का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक के बाद एक जो है वो स्टेटमेंट चलती रहेगी, और वो अपना प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म, जो भी हमने उसको कमांड दी होंगी वो परफॉर्म होती रहेंगी, और वो जो भी उसमें अंदर काम होंगे वो होते रहेंगे। इसमें यानी कोई भी काम हो सकते हैं, मसलन अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई हो सकता है, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, एंड का, और का, नॉट का, गेट इस्तेमाल हो सकता है, डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, इनपुट हो सकता है। इनपुट से मुराद होती है कोई कीबोर्ड से हमने कुछ देना है, आउटपुट हो सकती है कोई रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में यकीनी तौर पे यही कुछ होता है, और वो जब परफॉर्म कर लेता है तो वो प्रोसेसर अपना काम ख़त्म कर देता है। ये हमने इसकी पिछली स्क्रीन पे इस चीज़ को यानी देख लिया है कि उसमें चार तरह के काम जो है वो हो रहे होते हैं। फटाफट वो जो मेमोरी में लोड हुई होती हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको वन बाय वन लेता आता है, उसको डिकोड करता है कि मुझे क्या हुक्म मिला है, उसको काम करता है, फाइनलाइज करता है, वापस भेजता है, और डी एंड कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन जो है इस तरह के आपके प्रोसेसर में हो रहे होते हैं।